तारीख थी 28 अप्रैल 2016। दक्षिण भारत में केरला राज्य के एर्नाकुलम में पेरम्बदूर शहर के एक मकान से बहुत चीख पुकार की आवाज आती है। पड़ोसी जब उस घर के अंदर जाकर देखते हैं, वहां पर एक लड़की की लाश पड़ी थी और लाश के पास ही लड़की की मां जोर जोर से रो रही थी। दोस्तों, क्या था यह पूरा मामला? उस लड़की की हत्या किसने की? इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इससे पहले कि हम केस की डिटेल्स पर चलें, दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को जरूर प्रेस कर लें। जिस वक्त यह क्राइम हुआ, उस वक्त केरला में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और जिस दिन चुनाव होने वाले होते हैं, उससे ठीक 18 दिन पहले यानी कि 28 अप्रैल 2016 को यह घटना होती है। एर्नाकुलम के पेरम्बदूर में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें एक मां और उसकी एक बेटी होती है, यानी परिवार में कुल 2 लोग ही थे। परिवार बहुत गरीब था तो मां दिन भर दूसरों के घरों में काम करती थी, लेकिन बेटी को खूब पढ़ाना चाहती थी। बेटी का नाम जीशा होता है। जीशा पढ़ाई में बहुत तेज थी। वह बड़ी होकर वकील बनकर गरीबों की मदद करना चाहती थी। जीशा के पिता उसकी मां और उसको छोड़कर चले गए थे। जीशा एक लॉ कॉलेज से वकालत भी कर रही थी और जब उसकी हत्या हुई तो वह लॉ फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। दोस्तों, 28 अप्रैल 2016 को जीशा की मां जब अपने काम से रात के 8 बजे वापस घर आती है, घर के अंदर पहुंचते ही उनकी चीख निकल गई क्योंकि अंदर फर्श पर जीशा पड़ी हुई थी और आसपास ढेर सारा खून बिखरा हुआ था। मां के रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी आ गए और उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस वारदात की जगह पर पहुंचती है और मौकाए वारदात की तफ्तीश शुरू करती है। शुरुआती जांच में जीशा की बॉडी के पास से एक चाकू मिलता है और पास ही पड़ी एक शराब की बोतल भी मिलती है जो ऑलमोस्ट खाली होती है। पुलिस शव और वहां पर मौजूद सारे सबूत को अपने कब्जे में लेकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। क्योंकि केरला में चुनाव का माहौल था, पुलिस की ड्यूटी अलग अलग जगहों पर थी, इसलिए केस की रफ्तार थोड़ी धीमे गति से आगे बढ़ रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में 4 दिन लग गए, लेकिन 4 दिन बाद जो रिपोर्ट आती है उससे डॉक्टर और पुलिस दोनों ही सन्न रह जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जीशा के बॉडी पर कुल 36 बार चाकू से वार किया गया था। डॉक्टर ने यह भी बताया कि जीशा के ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस भी पाए गए हैं। जीशा के प्राइवेट पार्ट्स पर भी वार किए गए थे। प्राइवेट पार्ट्स के अलावा जीशा के पूरे शरीर पर चाकू से 36 बार वार किया गया था और आखिर में जीशा का गला चाकू से रेत कर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई। जीशा के घर के पास ही रहने वाली एक औरत जिसका नाम श्रीलेखा होता है, उसने बताया कि 28 अप्रैल को शाम के 8 बजे के लगभग एक आदमी जीशा के घर से निकला था जिसने पीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। वह आदमी नहर की तरफ गया। जब पुलिस नहर की तरफ जाकर देखती है, वहां पर एक चप्पल मिलती है। पुलिस उस औरत के बयान पर एक स्केच तैयार करवाती है। फिर उस आदमी की खोजबीन शुरू होती है। जैसे ही यह खबर मीडिया में लीक हुई, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और केरला की इस घटना को दिल्ली में हुए निर्भया कांड की घटना का नाम देते हैं, केरला निर्भया कांड। जस्टिस फॉर जीशा का मूवमेंट भी शुरू हो जाता है। चुनाव के माहौल में राजनीतिक पार्टियां भी इस केस को लेकर अलग अलग राजनीति शुरू कर देती है। अब इस घटना को हुए 15 दिन हो गए होते हैं। चुनाव होने में 2 दिन और बचे थे। तभी पुलिस को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर बताता है, जीशा के कंधे के पिछले हिस्से में दांतों के काटने का निशान मिला है और वह निशान देखकर ऐसा लग रहा है जिसने भी यह क्राइम किया है उसके दांतों में काफी गैप है, यानी कि दोषी के दांत दूर दूर हैं। पुलिस को यह बड़ी लीड मिलते ही पुलिस एक्शन में आ जाती है। उसी शाम एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है
और वह कहता है कि इस हत्या को करने वाला यहाँ का लोकल नेता है। वह आदमी बताता है कि जीशा की माँ उस नेता के घर में काम करती थी और किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। तब से उसने वहाँ काम करना बंद कर दिया। उसने यह भी बताया कि उस नेता के दांतों में भी गैप है। पुलिस उस लोकल लीडर से मिल चुकी थी और बात सही थी, लीडर के दांतों में गैप तो था, लेकिन किस तरह एक नेता को अक्यूज किया जाए यह पुलिस के लिए मुश्किल काम था। फिर पुलिस ने जीशा की मां से इस बात को वेरीफाई किया। जीशा की मां ने अलग ही कहानी बताई। उसने पुलिस को बताया, वह नेता मेरी बहुत मदद करते हैं, उनसे मेरा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। पुलिस ने उस आदमी को उठाया और सख्ती से पूछने पर उसने बताया कि मेरी उस नेता से दुश्मनी थी, इसलिए मैंने सोचा उस लीडर को इस केस में फंसा देता हूँ। पुलिस ने उस आदमी को छोड़ दिया। फिर पुलिस को टिप मिलती है कि पेरम्बदूर में ही रहने वाली एक फैमिली से जीशा और उसकी मां की लड़ाई हुई थी और मामला पुलिस तक गया था। पुलिस को लगा कातिल यही है, लेकिन जब पुलिस ने उस फैमिली से संपर्क किया तो वहां एक अलग ही कहानी सुनने को मिलती है। पुलिस को बताया जाता है उस फैमिली का एक बड़ा बेटा 1 साल पहले ही सुसाइड कर चुका है, जिसकी वजह जीशा थी। वह लड़का जीशा से प्यार करता था, लेकिन जीशा को उससे कोई लगाव नहीं होता है। जीशा और उसकी मां ने उस लड़के की शिकायत पुलिस में कर दिया। पुलिस ने लड़के को थाने में बुलाकर वार्निंग दी, पर यह बात उस लड़के को बुरी लगी और उसने सुसाइड कर लिया। इस कहानी को सुनकर पुलिस भी परेशान हो गई कि जिस पर भी शक कर रहे हैं वह कातिल नहीं है। मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केरला में चुनाव हो गए थे, स्टेट गवर्नमेंट भी बदल चुकी थी। अब केरला में एलडीएफ की सरकार आ चुकी थी। चूंकि नई सरकार ने वादा किया था अगर वह सत्ता में आएंगे तो इस केस की जांच नए सिरे से की जाएगी। सरकार के सत्ता में आने के बाद सीनियर पुलिस ऑफिसर बी संध्या की अगुवाई में नई पुलिस की टीम बनाई गई और जांच को एक अलग दिशा में शुरू किया गया। पुलिस ने एक आर्टिकल निकलवाया जिसमें अपराधी के हुलिये के साथ साथ उसके कपड़े और दांतों के बारे में भी लिखा हुआ था। इस आर्टिकल की मदद से पुलिस को एक बड़ी लीड मिली। एक आदमी का तमिलनाडु से फोन आता है। फोन पर वह आदमी बताता है, मेरे साथ ही एक आदमी रहता था जो आसाम का रहने वाला है। वह 15 दिनों से गायब है और वह आदमी मेरे साथ पिछले 45 दिनों से रह रहा था। इससे पहले वह आदमी पेरम्बदूर में ही रहता था। उस आदमी के दांतों में भी गैप है। यह बात सुनकर पुलिस की एक टीम तमिलनाडु पहुंचती है। उस आदमी का एड्रेस लेकर पुलिस की एक टीम आसाम पहुंचती है। पुलिस उस व्यक्ति को लेकर पेरम्बदूर लौटती है। उस व्यक्ति का नाम अमीरुल इस्लाम होता है। अमीरुल इस्लाम आसाम का रहने वाला था। वह लेबर की नौकरी की तलाश में केरला आया था। जीशा के घर से कुछ ही दूरी पर किराए के मकान में रहने लगा। अमीरुल इस्लाम अक्सर जीशा को रास्ते में आते जाते देखता था। फिर उसने जीशा और उसकी मां के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। उसे बस एक मौके की तलाश थी, कब जीशा घर पर अकेली हो, और उसको यह मौका 28 अप्रैल की शाम को मिल गया। जीशा की मां काम से वापस नहीं आई थी और जीशा घर पर अकेली थी। अमीरुल इस्लाम उसके घर गया और जीशा के दरवाजा खोलते ही धक्का देकर जबरदस्ती घर के अंदर घुस गया। जब तक जीशा कुछ समझ पाती, उसने दुपट्टे से उसका मुंह बांध दिया। वह अपने साथ शराब की बोतल लाया था। उसने पहले शराब पी, फिर जीशा के साथ जबरदस्ती करने लगा। जब वह जीशा को काबू नहीं कर पाया तो गुस्से में किचन से चाकू लेकर आया और जीशा के शरीर पर अंधाधुंध वार करने लगा। उसने जीशा के शरीर पर 36 वार किए, उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी वार किए। कोर्ट के पेपर और उसके इकबालिया बयान में लिखा हुआ है, चाकू से गला रेतने के बाद भी जीशा की सांसें चल रही थी। उसने उस हैवान से पानी मांगा, लेकिन पानी की जगह पर अमीरुल इस्लाम ने उसके मुंह में बची हुई शराब की बोतल डाल दी।
जिसकी वजह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जीशा के ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस पाए गए थे। अमीरुल इस्लाम अभी भी केरला की जेल में है। उसने रिक्वेस्ट किया था कि उसको आसाम की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए क्योंकि उसका परिवार काफी गरीब है, लेकिन कोर्ट ने उसकी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया है। निचली अदालत ने अमीरुल इस्लाम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद अमीरुल इस्लाम ने हाई कोर्ट में अपील की। केस हाई कोर्ट में चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जीशा को न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम डाइजेस्ट के साथ। तब तक सेफ और सुरक्षित रहिए।